हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आज मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आज मैं आपको सीटेट अपर प्राइमरी साइंस पढ़ाऊंगी। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर भी करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज मैं आपको सीटेट अपर प्राइमरी साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूं, जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप देखें, स्टार्ट करते हैं। खरीफ फसल वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये जो जितने भी आपकी फसलें हैं ये हमारी खरीफ फसलें हैं। सेकंड है हमारा रबी की फसल कौन सी होती हैं? शीत ऋतु। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से मार्च में जो भी उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो हमारी कौन सी फसल कहलाती हैं? रबी फसल कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के एग्जाम्पल हैं। फसल उगाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हम देखते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये हमारे फसल में मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण होता क्या है? यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। फसल क्रम कहलाता है। दूसरी एक किस्म के बाद दूसरी किस्म को हम एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, गेहूँ दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पहले हम पढ़ चुके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में कुछ। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी। जो फलीदार पौधों की जड़ों में की ग्रंथियों में पाए जाते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में की ग्रंथियों में पाए जाते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे उर्वरक तथा खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद जो है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर तथा पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। उर्वरक में हमारे पादप पोषक पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसमें कम पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा खाद के लाभ। खाद के क्या लाभ हैं? जैविक खाद उर्वरकों की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इनका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी तथा सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। हम देखेंगे थोड़ा सा कटाई के बारे में। कटाई क्या होता है? कटाई, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है।
अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। काटी गई फसल से बीज दानों को भूसे से अलग करना होता है जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। आस के स्थानों पर पौधों व जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, नम ब्रेड जो होती है वो सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं तो ये काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, और कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव हमारे 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। एवं कुछ जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ व कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव दिए गए हैं। विषाणु भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे हम वायरस कहते हैं इंग्लिश में, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी मीन्स एक दूसरे पर आश्रित होने वाले, जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो विषाणु होते हैं वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, परपोषी में ही पाए जाते हैं, गुणन करते हैं। अर्थात जीवाणु जो होते हैं वो पौधे व जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो पौधे व जंतु कोशिका में करते हैं। विषाणु कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं। ये हमारे विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, जुखाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा, ये भी हमारे विषाणु द्वारा ही होते हैं। ये हमारे जीवाणु दिए गए हैं। ये हमारा स्पाइरल जीवाणु है और छड़नुमा जीवाणु जो कि छड़ की तरह होता है। ठीक, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये छड़ की तरह होता है, इसलिए इसे छड़नुमा जीवाणु कहते हैं। ये हमारे शैवाल के एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्लेमाइडोमोनास, ये हमारा क्या है, शैवाल है। स्पायरोगायरा, ये हमारा शैवाल होता है। अमीबा पैरामीशियम, ये हमारे प्रोटोजोआ हैं। ये हमारा विषाणु का डायग्राम दिया गया है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल व प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल तथा दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में ही रहते हैं। जो अमीबा होता है वो हमारा अकेले रह सकता है, लेकिन जो कवक होते हैं और जीवाणु समूह में ही ग्रुप बना। मित्रवत सूक्ष्म जीव, हम थोड़ा सा मित्रवत सूक्ष्म जीव देखेंगे क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग आपने देखा होगा दही और ब्रेड, केक बनाने में भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट
सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट आदि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन तथा कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन यीस्ट जो होती है वो तीव्रता से जन्म करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। हमने देखा होगा जो मैदा हम गूंद के रख देते हैं दही डाल के, तो क्या होता है, गैस के बुलबुले जो होते हैं वो खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब व एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज 1850। सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के औषधि उपयोग। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा इनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु व कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन तथा एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक व जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार की सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। अब हम देखेंगे वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन के बारे में देखेंगे। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए ने टेलीविज़न व समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है या वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे
जिसमें मनुष्य तथा अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में चेंज कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों तथा जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। लोग सीटेट अपर प्राइमरी के नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करें।